Namaskar everyone. It feels great to connect with you all on this wonderful platform. Today I'll be discussing with you a very important and a very interesting subject of interpretation of statutes. इसे हम हिंदी में विधियों का निर्वाचन बोलते हैं और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉ से एसोसिएटेड किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो एक जज हो, टीचर हो, लॉयर हो, अकेडमिशियन हो, रिसर्चर हो, स्टूडेंट हो, हर इंसान को इस सब्जेक्ट की नॉलेज आनी ज़रूरी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आप सबके माइंड में, आई नो दैट व्हाट डज इंटरप्रिटेशन मीन, बिकॉज वी ऑल हैव हर्ड दिस वर्ड इंटरप्रिटेशन अर्लियर एंड हमारे दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि law being drafted by people who are well versed with law and who have knowledge of the nuances of language, then why do we need to interpret the law and what is interpretation? So first of all, I'll be discussing what is interpretation and then I'll be coming on to the point why interpretation is required. So first thing is, what is interpretation? According to Salmon, interpretation is the process by which the court seek to ascertain the meaning of the legislature through the medium of authoritative forms in which it is expressed. तो बहुत सिंपल तरीके से सैलमन ये बताया कि इंटरप्रिटेशन वो प्रोसेस है जिससे हम लेजिस्लेचर की इंटेंशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं, और वो हम इंटेंशन कहाँ से पता लगाते हैं? बाय लुकिंग एट द अथॉरिटेटिव फॉर्म जिसमें वो एक्सप्रेस किया गया है, वो लेजिस्लेटिव इंटेंट को एक्सप्रेस किया गया है। और वो अथॉरिटेटिव फॉर्म क्या है? वो अथॉरिटेटिव फॉर्म है स्टैट्यूट्स। क्वेश्चन ये आते हैं स्टैट्यूट्स क्या है? स्टैट्यूट्स हर वो लॉ है, स्टैट्यूट इज ऑल द लॉज, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। सो जो भी चीज़ legislature ने बनाई है which expresses the will of the legislature and which is required to be applied by the law, that requires interpretation. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्योंकि लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों ने बनाया है, उन लोगों ने बनाया है जिन्हें लैंग्वेज की न्यूएंसेस हैं, तो फिर क्यों हमें ज़रूरत है कि हम लॉ को इंटरप्रेट करें? अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको एक बहुत सिंपल सेंटेंस से दूंगी दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक सिंपलेस्ट ऑफ द सेंटेंस की भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं। और जब हम लॉ की बात करते हैं दैट हैज़ टू बी अप्लाइड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। लॉ को फ्यूचर को फोर्सी करके बनाया जाता है और हर सिचुएशन को फोर्सी नहीं करा जा सकता। दूसरी चीज़ ये है कि एक ही लॉ को आपको सारे फैक्ट्स पे, उस सिचुएशन पे में जो भी फैक्ट्स आते हैं, चाहे वो मिलते जुलते हो, चाहे वो सेम हो, सिमिलर हो, आपको उन्हीं को अप्लाई करना है और एक ही तरीके से अप्लाई करना है। बिकॉज आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन देंगे लॉ को, व्हाट विल हैपन दैट देयर विल बी नो सर्टेनिटी एंड पीपल विल लूज फेथ ऑन लॉ। सो व्हेनेवर यू इंटरप्रेट लॉ यू शुड कम एट वन सिंगल मीनिंग। और कितना भी सिंपल सेंटेंस हो, अगर आप एक प्रॉपर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे, आप एक प्रॉपर तरीका फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आ सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग अ क्लास एंड देयर इज अ स्टूडेंट हु इज डिस्टर्बिंग मी, सो आई से गेट आउट ऑफ द क्लास। नाउ दैट स्टूडेंट इज अ वेरी नोटोरियस स्टूडेंट, और he feels he don't respect teachers and feels that the teacher don't have knowledge of his or her subject. So he'll be like, okay fine, let me move out of the class, it is a good opportunity, I'll go out and enjoy, I'll go into the canteen and I'll just enjoy. So he has taken the statement literally, get out of the class means class से बाहर जाओ, ठीक है मुझे opportunity मिल गई, I will move out of the class. अब दूसरा student है who is very interested in the lecture but who was confused with regard to a point, so he was discussing that point with one of the fellow classmate, but he realized when the teacher asked him to get out of the class that I have done a mistake and I should correct it, I should apologize and I should sit down. So this particular student looked at the objective behind the statement which the teacher said. सो एक ही स्टेटमेंट है बट दो अलग अलग लोगों ने, बिकॉज उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस स्टेटमेंट को लेके अलग अलग था, उन्होंने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया। और ऐसा लॉ के केस में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वी हैव न्यूमरस जजेस हु आर कमिंग फ्रॉम number of backgrounds and they all have their own point of view with regard to a particular situation. So if we give them freedom to to ascertain the meaning in whatever manner they want to, so they can always manipulate the meaning of the words of the statute as per their wills. So there is required to be certain rules which are to be followed, according by which we can come at the same conclusion every time we interpret a statute.
ठीक है। सो ये तो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर हमें लॉ पे लोगों का विश्वास रखना है और हमें लॉ में सर्टेनिटी चाहिए, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी इंटरप्रेट द लॉ एंड वी शुड अडॉप्ट सर्टेन रूल्स बाय यूज ऑफ विच वी विल कम टू द सेम कंक्लूजन एवरी टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और क्वेश्चन आता है दैट lawyers and judges are well versed with law, and whatever interpretation they will give is going to be good enough. And if there is confusion in a statute, so they can also, based on their legal knowledge, they can also create certain rules and regulations. Why can't they create certain rules and regulations in case of any ambiguity in law? जब किसी स्टैच्यूट में किसी पर्टिकुलर प्रोविजन का मतलब क्लियर नहीं है, तो वो खुद से क्यों नहीं लेजिस्लेट कर सकते? क्यों उन्हें हमेशा इंटरप्रेट करना है और उन्हें जो लेजिस्लेचर ने बोला है उसी को अप्लाई करना है? तो इसके पीछे भी 2-3 रीज़न्स हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि ये रीज़न है कि हमारी कंट्री जो है सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल फॉलो करती है। दो वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल इन इट्स एब्सोल्यूट रिजिडिटी, हम बिल्कुल एब्सोल्यूट तरीके से इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, बट स्टिल वी आर फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हर ऑर्गन ऑफ द स्टेट का अपना एक अलग फंक्शन है और उस ऑर्गन ऑफ द स्टेट को वो फंक्शन करना चाहिए। सो जुडिशरी का फंक्शन है कि वो लॉ को इंटरप्रेट करे, उसके मीनिंग को असर्टेन करे और उसे फैक्ट्स पे अप्लाई करे, और लेजिस्लेचर का फंक्शन है कि वो लॉ को बनाए। लॉ को बनाने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। उसमें आपको सिर्फ लॉ उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए नहीं बनाना होता, किस तरीके से उस लॉ को अप्लाई करा जाएगा, क्या फोरम्स होंगे उस लॉ को अप्लाई करने के लिए, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती हैं। एंड दिस रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज, लीगल नॉलेज, knowledge of that particular subject, knowledge of the actual scenario which is happening in the country। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जब हम एक लॉ की ड्राफ्टिंग करते हैं, और इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। बट जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी के पास नहीं है इतने रिसोर्सेज, ना ही टाइम है कि वो रिसर्च कर सके। इनफैक्ट जो जुडिशरी है वो जनरली वो डिपेंड करती है एडवोकेट्स के दिए हुए सबमिशंस पे। अब एडवोकेट्स, हमें सबको पता है कि एडवोकेट्स हमेशा उन चीज़ों पे रिलाई करेंगे जो उनके केस को फॉरवर्ड करें, ना कि वो एक सही इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे। वो हमेशा इंटरप्रिटेशन ऐसी देंगे जो बायस्ड होगी, जो उनके केस के लिए अच्छी होगी। तो इसलिए क्योंकि जुडिशरी के पास रिसोर्सेज नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये और एडेड फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि जुडिशरी को कभी भी लेजिस्लेट नहीं करना चाहिए और उन्हें सिर्फ इंटरप्रेट करना चाहिए। ठीक है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर हम जुडिशरी के हाथ में ही लेजिस्लेचर का और लेजिस्लेशन का और उसे अप्लाई करने का, लॉ को बनाने का और लॉ को अप्लाई करने का हम पावर जुडिशरी के हाथ में ही दे देंगे, देन व्हाट विल हैपन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ वन अथॉरिटी। सो जब भी कोई भी फैक्ट्स आएंगे उनके सामने, कोई भी केस आएगा उनके सामने, तो वो उस लेजिस्लेशन को अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, वो उसे एज सच अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। सो there will be misuse of power, there will be abuse of power, there will be concentration of power in the hand of one person, and that will lead to no liberty in people। ठीक है, लोगों के पास कोई लिबर्टी नहीं रहेगी। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से हमें हमेशा जो है अपने रूल्स के अंदर ही रह के काम करना चाहिए। पर कभी कभी कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि देयर इज़ अ लैक्यूना विच इज़ लेफ्ट बाय द लेजिस्लेशन। क्योंकि जब हम बात करते हैं लॉ की, तो लॉ फ्यूचर सिचुएशंस को फोर्सी करके बनाया जाता है और उसमें जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस है उन्हें कंसिडर किया जाता है। बहुत बार ऐसा हमें लगता है कि कोई लैक्यूना रह गया या कोई चीज़ है जो लेजिस्लेशन ने मिस कर दी, तो उस सिचुएशन में कोर्ट्स क्या करें? तो सबसे पहली बात है कि हमें ऐसा कोई चीज़ रेडली इन्फर ही नहीं करनी चाहिए कि लेजिस्लेचर ने
कोई लेक्यूना छोड़ दिया है, कोई चीज़ वो डालना भूल गए हैं जो उस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन में होनी चाहिए थी, वी शुड नॉट readily infer this point. बट अगर हमें ऐसा लगता भी है तो until and unless it is absolute necessity हमें इसे फिल नहीं करना होता, और ऐसा इन्फर करने से पहले हमें पूरे स्टैट्यूट को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक पॉइंट वो वहाँ पे कवर ना हुआ हो, उस प्रोविजन में ना हुआ हो, उसके आसपास जो प्रोविजन है बट कहीं और उस पॉइंट को कवर करने की कोशिश की गई हो. तो इसलिए वी शुड ऑलवेज रीड द स्टैट्यूट एज अ होल सो एज to not readily infer that the legislature has left certain blanks. ठीक है, so though if it is required judiciary can fill those lacunas, but हमें readily इस चीज़ को infer नहीं करना चाहिए और जल्दी से ऐसे lacunas को fill नहीं करना चाहिए. ठीक है, so you know, और दो वर्ड्स और हैं जो हम बहुत बार सुनते हैं और बहुत सिनोनिमसली उन्हें यूज़ किया जाता है, ये कंसिडर किया जाता है कि वो दोनों एक ही हैं, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. बट जब हम लीगली बात करें तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. दो इफ़ यू विल रीड सैलमन, तो सैलमन बोलता है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन एक ही प्रोसेस की तरह वो उन्हें डिस्कस करता है. बट जब आप पूले का डेफिनेशन आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ डिफरेंस है जो इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में बोला गया है. मैं टेक्निकल तरीके से आपको नहीं बता रही, मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताती हूँ. देखिए, इंटरप्रिटेशन है प्रोसेस जिससे आप मीनिंग को असर्टेन करते हैं. जो लेजिस्लेचर में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनके मीनिंग को आप असर्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन. अब जब वो मीनिंग डिसाइड करने के बाद आप उसे फैक्ट्स ऑफ द केस पे अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन. से फॉर एग्जांपल हम पुराने वाला एग्जांपल लेते हैं. सो स्टेटमेंट है गेट आउट ऑफ द क्लास. ठीक है, जब आपने डिसाइड करा कि हियर द वर्ड गेट आउट ऑफ द क्लास हैज़ बीन यूज्ड लिटरली, और व्हेन यू डिसाइड दैट देयर इज a reason behind use of this particular word, and the reason is to make the students disciplined, and this particular statement should not be applied literally. So आप उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इसके पीछे एक रीज़न है और हमें इसे लिटरली अप्लाई नहीं करना है, और उसके बेसिस पे जब आप उसे उस केस के फैक्ट्स पे लगाते हैं कि जो बच्चा था उसने क्लास के बाहर जाके ठीक करा या नहीं करा, ही इज़ गिल्टी और ही इज़ नॉट गिल्टी, सो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन. सो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन दैट यू हैव अराइव्ड एट. सो दैट इज़ अबाउट इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन एंड कॉजेस ऑफ मिसेस. मैंने बहुत ब्रीफ में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है. यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलूँगी. अभी भी काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे क्यों इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है. अब मैंने ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करा है और मैंने ये लेक्चर आप लोगों को सुनने के लिए आपको एक फोरम पे डाला गया है. जब आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे इस लेक्चर के रिगार्डिंग. Now, because I am not in front of them, they can either leave a comment, I may reply or I may not reply. So if I don't reply, they are not left with any other option to interpret and ascertain the meaning of the words that I have used and give them the meaning that they feel is correct based on the subject I am referring to, or based on conditions, or based on their reading of different case laws. तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग सिचुएशन में मेरे ही बोले हुए वर्ड्स को अलग अलग तरीके से अप्लाई करेंगे. और जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ तो हमारे पास 100 साल पुराने ड्राफ्टेड लेजिस्लेशंस हैं. उस वहाँ से आप लेजिस्लेचर्स को बुला के नहीं पूछ सकते सर आपने ये प्रोविज़न क्यों डाला, ये प्रोविज़न तो बहुत एम्बिगुअस है, इस प्रोविज़न के वर्ड्स तो क्लियर नहीं है. और प्रोविज़न बहुत कितना भी क्लियरली ड्राफ्ट किया जाए, से फॉर एग्जांपल हम कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर की बात करते हैं, बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड प्रोविजंस हैं, बट जब एक्चुअली उन प्रोविजंस को अप्लाई करना पड़ता है तो कितनी दिक्कत होती है कोर्ट्स को. ये हमने अलग अलग केसेस के रेफरेंस से देखा है. इसलिए जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर हमें एक सर्टेनिटी लॉ में मेंटेन करनी है और हमें अपनी लिमिट्स के अंदर रहना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से उन लॉज को इंटरप्रेट करें जो लेजिस्लेशन ने बनाए हैं. एंड दैट्स वाई कोर्ट्स हैव डेवलप्ड सर्टेन रूल्स कि हर बार जब भी हम सिचुएशन फेस करें कि हमें लॉ को इंटरप्रेट करना है तो हम कुछ सेट रूल्स के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करें, ताकि हर बार हर कोर्ट एक पर्टिकुलर प्रोविज़न के रिगार्डिंग एक ही कंक्लूजन में आए. और जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ते हैं तो हम उन रूल्स को पढ़ते हैं. So today I have given you a brief introduction of the subject. If you people have any doubts, you can leave it in the comment section.
I'll be more than happy to reply to you people, and hope to connect with you soon. Thank you so much for listening.